दोस्तों आज का वीडियो मस्ट देखना अगर आप सिविल इंजीनियर भी हो या अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, नॉन टेक्निकल टेक्निकल पर्सन, सबके लिए वीडियो होने वाला है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं करनी है। जहां अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको साइट पे ये मिस्टेक नहीं होने देनी है, अगर हो गई हैं तो उनको सही कैसे करेंगे, सब चीज़ें इस फ्री इंटर्नशिप वीडियो में आपको मिलने वाली है। 1.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन इसमें आप इतनी चीज़ें सीखोगे कि आपका पूरा साइट का कवर हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा और जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका घर अच्छे से बन पाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी वीडियो होने वाली है, कंप्लीट देखना। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती है मोस्टली गांव वगैरह में, ऐसे शहरों में भी अगर कॉन्ट्रैक्टर पे आप छोड़ दो डिपेंडेंट, सब कॉन्ट्रैक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं तो ऐसे होते हैं बस पैसा बचाने के चक्कर में ऐसी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर हम सामने देखें जो कंस्ट्रक्शन चल रही है इसमें क्या क्या गलती है। सबसे पहले जहाँ जो कंक्रीट हो रहा है यहाँ वाइब्रेटर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, एक सरिया एक पाइप लेके कंक्रीट को खाचा जा रहा है, मतलब उसमें जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर जीरो वॉइड होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होती है, एयर पॉकेट रह जाएंगे, हवा रह जाएगी, और जब फ्यूचर में इस कॉलम पे लोड आएगा, जहाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है कॉलम। और दूसरी चीज़, इसकी जो कॉलम की स्पेसिंग आप देख रहे हो 1 फुट से भी ज़्यादा है, मतलब जो स्टीरअप रिंग यहाँ प्रोवाइड किया है 1 फुट से भी ज़्यादा मोटा रिंग प्रोवाइड किया है। इससे भी बड़ी गलती आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और अगर मैं बात करूँ, इसमें आप देख रहे हो जो कंक्रीटिंग की जा रही है उसमें जो माल यूज़ किया जा रहा है उसकी हालत आप देख सकते हो। और साइड पे जहाँ सरिया बांधा है दीवार के साथ अड़ा के सरिया बांधा हुआ है, और उसमें कोई ना तो हाकिंग की है ना प्लास्टर निकाला है, डायरेक्ट खड़ा कर दिया। और इधर तो देखिए, इधर तो शटरिंग तक नहीं अच्छे से किया, चारों तरफ पत्थर रख के बीच में कंक्रीट कर दिया, मतलब एक फुटिंग भर दी। इससे बड़ी खराब कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकती। इंडिया में मोस्टली इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनका ये होता है कि कंक्रीट डालना है जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। और जहाँ जो फुटिंग की गई है उसको आप देख रहे हो, इसको हम फुटिंग नहीं बोलेंगे, इसे हम कबाड़ा बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर से नहीं किया गया। और हम यहाँ कॉलम जो देख रहे हैं, कॉलम के पीछे यहाँ ना शटरिंग होगी, और जब शटरिंग की जाएगी पीछे से हाकिंग नहीं कर सकते, रफ नहीं बना सकते सरफेस। जब कॉलम भरा जाएगा तो कॉलम सिर्फ नाम का होगा, ना उसका जॉइंट होगा। और सबसे पहले इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे क्रैक्स दिखेंगे। अगर फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक वगैरह आया ये तो सबसे पहले यही जॉइंट छूटेगा और यहाँ से कोलैप्स हो सकती है आपकी बिल्डिंग। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, वाइब्रेटर यूज़ करना है, जॉइंट प्रॉपर बनाना है, हॉकिंग कर लेनी है, और शटरिंग प्रॉपर से करनी है, ना पत्थर यूज़ करना है ना आपको कोई ब्रिक वगैरह से शटरिंग करनी है। अगली गलती क्या देख रहे हो आप, यहाँ ये जो स्लैब की जा रही है छोटी सी, इसमें जो आप एल देख रहे हो, जो सरिया चढ़ाया गया है वो कितना कम चढ़ाया गया। और मेन जो चीज़ है, जो पट्टे की शटरिंग आप देख रहे हो, जो शटरिंग की गई है, हमेशा माइल्ड स्टील की प्लेट आपको यूज़ करनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें आप गैप देख रहे हो, जो एक गैप काफ़ी ख़राब चीज़ है। अगर ये शटरिंग में फट्टों में गैप रहेगा, जो इसमें सीमेंट यूज़ किया जाएगा, जो कंक्रीट यूज़ किया जाएगा, उसमें से जो स्लरी होगी वो गैप से नीचे गिर जाएगी, और पीछे बचेगा क्या, सिर्फ एग्रीगेट और सैंड। और उसकी स्ट्रेंथ किस हिसाब से होगी, क्योंकि उनमें से क्या है, बॉन्डिंग एजेंट ही निकल गया है, तो वो स्ट्रेंथ उसमें कुछ नहीं बचेगी, मतलब उसमें हनीकॉम्ब बन जाएंगे, उसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा माल मार के। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब उस पर लोड पड़ेगा तो क्रैक होगा, धीरे धीरे वो टूट सकती है। तो हमेशा आपको शटरिंग करनी है जब, तो आपको अगर आप फट्टे की शटरिंग भी कर रहे हो, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये फिर उससे बेटर दिख रही है क्योंकि यहाँ नए फट्टे यूज़ किए गए हैं और गैप भी कम है। तो आपको हमेशा जब शटरिंग करनी है तो गैप उसमें ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो उसमें आप ऐसा टेम्परेरी मटेरियल फिल कर दो कि जो आपकी स्लरी हो वो आपकी नीचे गिरे नहीं। अगर स्लरी नीचे गिर गई तो उस कंक्रीट का कुछ काम नहीं रहा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ सामने। एक क्लाइंट ने हमारे ये भी भेजा, एक फ्रेंड ने, कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है, और उसका रीज़न भी क्या यही है। क्या हुआ है, शटरिंग जो की होगी वो प्रॉपर से नहीं की, जब कंक्रीटिंग की वहाँ से स्लरी निकल गई, लेकिन थोड़ी जो एग्रीगेट था वो उस गैप में फंस गया होगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, वॉइड्स बन गए होंगे, और जब वॉइड्स बन गए, जब शटरिंग खोली गई और जब छत पे पानी गिरा, क्यूरिंग की, जहाँ बारिश हुई, तो नीचे क्या हुआ, नीचे उसमें दिखने लगा कि वो डैम्पनेस, और डैम्पनेस धीरे धीरे क्या होगी, वो वॉइड होगा जो
वो बड़ा होता जाएगा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। जब सीलिंग में आप प्लास्टर करोगे या फॉल सीलिंग करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। वो आपका प्लास्टर भी निकल आएगा पपड़ी बन के, आपकी सीलिंग भी निकल आएगी और आपका सरिया सामने दिखने लग पड़ेगा। जैसे आप सामने देख रहे हो जो सरिया दिख रहा है, ये यही रीज़न होता है, प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया होता है, या प्रॉपर शटरिंग नहीं होती है, या प्रॉपर कंक्रीट नहीं किया होता, क्योंकि स्लरी तो सब नीचे गिर जाती है। होने वाला है जो फ्रेशर है या स्टूडेंट है, थोड़े दिनों में अभी साइट ज्वाइन करेंगे जब, तो ये चीज़ें वो फेस करने वाले हैं। स्टील बाइंडिंग की जो मिस्टेक रहती है, मेन 5 मिस्टेक जो मैं बताने वाला हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो जो साइट इंजीनियर वगैरह हैं या जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये चीज़ें फेस कर चुके हैं और उनको पता भी है क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आज का टॉपिक उसी पे है कि जो हमारी 5 मिस्टेकें रहती हैं स्टील बाइंडिंग में, या स्टील जब काम करते हैं हम स्टील का, तो वो मैं बताऊंगा। जो पहली मिस्टेक है सामने आप जो देख रहे हो हम कर रहे हैं, उसका मैं जो अच्छा सोल्यूशन है, बेटर सोल्यूशन, थोड़े दिन में मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी मैं बताऊंगा कि देखो क्या होता है कि जब भी हम स्टील को बाइंड करते हैं, अगर वो पोजीशन से इधर उधर हो जाए तो उसको बेटर वे से पोजीशन में कैसे लाते हैं, वो एक अच्छा आपको पता होना चाहिए। वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में अपनी। लेकिन ये जो मिस्टेक, आज मिस्टेक की वीडियो है, तो ये जो अभी कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो उसको क्या कर रहे हैं, हीट अप करके बाहर को पोजीशन में ला रहे हैं, तो ये ख़राब है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है इससे अगर आप ऐसे पोजीशन उसको करोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सामने आप देख रहे हो जैसे बार है हमारा, उसको हीट अप करके उसकी पोजीशन में ला रहे हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। इसका जो बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी जिस पे 6 लाख व्यूज़ हैं, कि हम जैकल मार के कैसे कॉलम को पोजीशन में लाते हैं, वो गलत तरीके थे। अभी मैं थोड़े दिन में एक वीडियो लाऊंगा जो बेटर तरीका। ये होगी हमारी पहली मिस्टेक, जिससे जो साइड पे हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो की जाती है स्टील बाइंडिंग में, वो की जाती है, ये सामने आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक जगह 200 है, एक जगह 150 है। क्या है, जो वर्टिकल बार है उसमें स्पेसिंग बराबर नहीं है। होता क्या है, जब भी ड्राइंग बनती है, जब कुछ भी होता है, तो जो वर्टिकल बार होते हैं उनको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें लोड प्रॉपरली मतलब डिवाइड वे से डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन इसमें साइड पे क्या किया जाता है, देखो एक सरिया दूर है, एक पास है, एक दूर है, मतलब कोई पोजीशन में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपका सरिया क्या होता है, दूर दूर, क्योंकि जो भी डिज़ाइन किया जाएगा उसको क्या किस हिसाब से किया जाएगा कि पोजीशन में रहे। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक अगली की जाती है, जो स्टीरअप रहते हैं हमारे, स्टीरअप इसलिए रहते हैं कि जो वर्टिकल वार हो हमारे, वो क्या करें, स्टीरअप को टाई करके रखें कि बाद में इन फ्यूचर अर्थक्वेक वगैरह आए या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगे, कि जो वर्टिकल बार अपनी पोजीशन में रहे। लेकिन क्या होता है साइड पे जो इनका कोने होते हैं, मतलब जहाँ हुक बोल लो, जहाँ जो बैंड होता है, सामने आप देख रहे हो जैसे, जो वर्टिकल बार अगर हम इससे सटा के नहीं बांधेंगे तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब फंक्शन ही नहीं रहा। अगर स्टीरअप का, अगर हम इसको जो स्टीरअप रहता है इसको बिल्कुल उसके साथ टाई करेंगे तो वो प्रॉपर वे से हमारा फंक्शन होगा अगर हम उसमें करेंगे। और जो नेक्स्ट मिस्टेक हमने साइड पे देखी, वो क्या देखी, देखो सामने जो लैप किया हुआ है, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो हमारा बार है इसमें लैप किया हुआ है, एक ये लैप रहा। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लैप होने वाला, क्योंकि ये 3 स्टोरी की बिल्डिंग की, अब एक्सटेंशन का वर्क चल रहा है, तो जो नीचे से लैब निकला हुआ था वो स्लैब के साथ ही था। और ये सबसे गलत चीज़ है, स्लैब के साथ आपको कभी लैब नहीं देना है, मतलब हमेशा कॉलम के बीच में, जैसे मैंने वीडियो पहले भी आई थी। अभी क्या होगा, एक लैब नीचे से हुआ है, दूसरा लैब यहीं ऊपर से फिर इस पे लैब होगा, तो ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी, थोड़ा भी अर्थक्वेक या कोई भी थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी इस पे, तो ये फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं पे होंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादा मिस्टेक देखी जाती है साइड पे, कि एक ही जगह ला पाते हैं। मिनिमम आपका अगर 32 डाई का है तो आपको 1.2 × 50D आपका स्टैगर्ड होना ही चाहिए ऊपर नीचे, फिर आपको लैब प्रोवाइड किया होगा, तो वो बेटर वे है सबसे लैब प्रोवाइड करने का। और नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी हमने साइड पे, वो क्या है, जो हमारा लैप लेंथ है, मतलब 50D के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। मतलब अगर सामने आप देखो 25 का या 20 का या 32 का डाया है तो 50D के हिसाब से आपको लैप लेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सामने आप देख रहे हो स्टील उतना लंबा नहीं है कि आपको 50D के हिसाब से मिल जाए, और ऊपर से इसकी लैब भी एक साथ सब आ रहे हैं। तो ये मिस्टेक के आपको, अगर आप अच्छे सिविल इंजीनियर हो तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब भी आप साइट ज्वाइन करो तो ये चीज़ें आपको कम करवानी है एज ए सिविल इंजीनियर। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हो गई स्टील की, कि जो हुक चेक करनी होती है आपको, कि हुक
प्रॉपर उन्होंने प्रोवाइड की है 10D या नहीं की है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आ गई। बाकी जो चीज़ें मैंने 3-4 आज आपको बताई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज ए सिविल इंजीनियर कभी भी स्टील का काम करवाओ आप साइट पे जाके, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। वर्टिकल बार का स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो लैप है वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं, और जो डायमेंशन मतलब डेविएशन है कॉलम की, मतलब 400 बाई 400 का, वो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अगर उसको जैकल प्रोवाइड करनी पड़ी तो उसकी स्ट्रेंथ 50% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है अगर आप उसमें जैकल वगैरह प्रोवाइड करोगे। कोई स्टूडेंट है या फ्रेशर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप साइट पे जाओगे एग्जीक्यूशन में काम करवाओगे तो उसमें ये चीज़ आपके काम आएगी। जब स्टील वर्क किया जाता है आपको जब चेकिंग करना है, अगर क्लाइंट फील्ड में भी जाते हो या ऐसे साइट इंजीनियर रहते हो, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिस्टेक है, उसको क्या मिस्टेक है और उसको सही क्या करना है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो मिस्टेक है वो स्टीरअप में है। तो स्टीरअप क्या हुआ हमारा, सामने आप देख रहे हो मेरे फिंगर जिस पे है, ये हमारे टोटल स्टीरअप, इन्हें रिंग बोलो स्टीरअप बोलो, ये बीम में आरसीसी बीम होगा उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्यों हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि गलती क्या हुई है। सामने आप देख रहे हो ये हुक दिख रही होगी आपको, मतलब स्टीरअप में हुक की हुई है, ये सामने जिसमें फिंगर है मेरी। तो क्या होता है, हुक आपको टोटल हर जगह प्रोवाइड करनी है, मतलब टोटल इन द सेंस कि जैसे ये हुक है, मतलब ये 6 लेग रिंग है हमारा, 6 लेग रिंग में हमारा हुक रहेगा 3, तो बार कितने 1 2 3 4 5 बार हैं। तो हुक जो आनी चाहिए वो हर तरफ हुक आपकी अल्टरनेट होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको चीज़ देखनी है। ये काफ़ी ज़्यादा साइड पे मिस्टेक की जाती है कि हुक क्या होता है, जितने बार होते हैं मतलब एक साइड से हुक लेते जाते हैं, लेकिन इसमें भी 6 लेग रिंग में हो, 4 लेग रिंग हो, 2 लेग रिंग हो, हर एक में आपको हुक अल्टरनेट करती जानी है। मतलब एक बार एक स्टीरअप बार में आएगी, दूसरी बार दूसरे बार में आएगी, तीसरी बार तीसरे बार में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर कि प्रॉपर वे से हुक प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। एक बार बीम बंद गया तो उसका कोई मतलब खोलने का इलाज नहीं है, क्योंकि एक बार इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जाएगा बांधने में, अगर उसको खोलना पड़े तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो जब भी बीम बंधवाओ आपको ये चीज़ ध्यान देनी ही देनी है। तो साइड पे इधर क्या गलती हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ इस बीम में तो प्रॉपर वे से हुक प्रोवाइड की गई है। मैं एक बीम दिखाता हूँ उसमें कैसे हुक प्रोवाइड की है, क्या गलती है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हुक का मेन मकसद क्या है बीम में प्रोवाइड करने का। अभी अगर आप इस बीम में देखें क्या हुआ है, देखो जो स्टीरअप है ये 4 लेग रिंग है इसमें, लेकिन जो स्टीरअप है वो उसका हुक कहाँ कहाँ है, देखो जो सेंटर का बार है उसमें हुक नहीं है, उसका बेंट है। तो ये मिस्टेक क्या हुई है, जो हुक है वो सब एक साइड प्रोवाइड कर दी है, जो बाहर का बार है लॉन्गिट्यूडनल बार उसमें हुक सब प्रोवाइड कर दी है। ये इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या था, ये 4 लेग रिंग था, इसको आप अल्टरनेट कर सकते थे कि जो हुक रहेगा वो हर एक बार पे आए। इससे क्या होगा, देखो आपने एक और गलती यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है उसमें भी स्पेसिंग ज़्यादा है। देखो बीच वाले जो 2 हैं उनमें हमारा ज़्यादा है स्पेसिंग और 2 साइड वाले हैं उसमें कम है, ये भी गलती है। ये चीज़ें आपको देखनी होती है, पूरा स्ट्रक्चर इस पे डिपेंड होता है हमारा कि प्रॉपर स्पेसिंग हम बार के जो बार हैं स्टीरअप में उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन किया रहता है वो स्पेसिंग के बेसिस पे भी डिज़ाइन होता है, स्टील के बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं डिज़ाइन में। तो अभी मैं बात करता हूँ कि हम स्टीरअप प्रोवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो फंडा क्या है स्टीरअप प्रोवाइड करने का। स्टीरअप हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, पहले तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार रहता है, मेन बार रहता है जो सामने आप देख रहे हो, इनको पकड़ के रखें, ठीक है। ये एक फंडा है मतलब मेनली। दूसरा है कि क्या होता है जब शेयर फेलियर होता है तो आपने देखा होगा कि क्रैक, मतलब ऐसे बोलोगे इंक्लाइंड क्रैक पड़ेगा, इंक्लाइंड फेल होगा, तो उसको बचने के लिए, उसको बचाने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, अगर आप इमेजिन करो एक हमारा बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसके बीच में लोड पड़ेगा तो हमारा जो नीचे वाला जोन होगा वो टेंसाइल, वो उसमें टेंशन होगा, ऊपर वाले में हमारा कंप्रेशन होगा। तो रिंग क्या करेगा, स्टीरअप क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। जब उसमें ऊपर से लोड पड़ेगा तो चीज़ खींचेगी। अगर आप एग्जांपल दो, रबर है, रबर को बीच में से दबाओगे, नीचे से वो खींचेगा, ऊपर से दबेगा, तो वो काम भी स्टीरअप करता है उस चीज़ को पकड़ने में, मतलब एक एंकरेज प्रोवाइड करता है स्टीरअप को स्लिपेज से, मतलब स्लिप ना हो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार।
उसको पकड़ने का काम भी हमारा एक स्टीरअप करता है। और जो हुक में बोल रहा था कि हुक अल्टरनेट क्यों करनी है, हुक का भी यही काम है। हुक क्या करेगी आपका, जब वो ऊपर से लोड पड़ेगा उसको बीच में सेंटर में, तो सारा दबाव पड़ेगा स्टील पे, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होगी। तो उसको हुक क्या होगा, अगर अल्टरनेट किया होगा, सबको एंकरेज मिली होगी, सबको पकड़ने का काम वो हुक करेगी। मतलब जब उस पर दबाव पड़ेगा तो हुक खुलेगा, मतलब स्टीरअप खुलेगा, तो वो जो हुक होगी वो पकड़ के रखेगी सब बार्स को। स्टील की चेकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है। दूसरा मैं बताऊंगा जो हमारा पोर कार्ड रहता है उसमें क्या चीज़ मेंशन की होती है कि उसको फिल करके आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है साइड पे। और तीसरी मैं बताऊंगा कि कैसे हम ड्राइंग रीड करते हैं, मतलब राफ्ट की ड्राइंग कैसे, और कॉलम में क्या क्या स्टील कैसे दिया रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा पोर कार्ड में क्या कहा होता है कि कितनी आपको टॉलरेंस एक्सेप्ट करनी है चेकिंग के दौरान। तो सामने हमारा पोर कार्ड देख रहे हो, उन्होंने लिखा है चेक रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट टॉलरेंसेस। जो बार की स्पेसिंग होगी, जो वर्टिकल बार होगा, ±15 mm वो एक्सेप्टेबल होगा, ये चीज़ देखना है। दूसरा जो कवर होगा मैक्सिमम मतलब 10 mm, आपको ज़्यादा होगा वो चलेगा, कम वहाँ नहीं चलेगा। और जो टाइज होंगी या स्टीरअप्स होंगी मतलब 10 से 15 mm ± वो एक्सेप्टेबल होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको साइड पे और आपको दिखाता हूँ। सामने देख रहे हो हमारा, पहले तो सबसे पहले चेक कर लेना जो बार ड्राइंग में स्पेसिंग दी है, जो मतलब बार मेंशन किया है कि 16 mm का बार आपको यूज़ करना है, तो वो है। तो यहाँ 16 और 12 mm का बार है, वो ये प्रॉपर इसमें प्रोवाइड किया है। ये आपका एक चीज़ करेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ जो देखनी है आपको, जो स्टीरअप्स हैं, जैसे मैंने कहा था, जैसे पहले टॉलरेंसेस बताई थी वो आपको देखनी है। सामने आप देख रहे हो मैं स्लोप्ड वो प्रोवाइड की हुई हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ जो की हुई है साइड पे, तो ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होती है। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो हमारा बार का स्पेसिंग है ये प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। दूसरा ये चीज़ देख लीजिए, जो स्टीरअप है वो 8 mm का प्रोवाइड है कि 10 mm का, वो ड्राइंग के हिसाब से। मैं लास्ट में आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा। और ये हुक, मेन चीज़ जो हुक है स्टीरअप का क्या देखा जाता है, हुक उसकी अगर 8D के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 80 mm आपकी हुक होनी चाहिए दोनों तरफ। नेक्स्ट है जो हमारी बाइंडिंग वायर, ये GI की है या MI की है, वो प्रॉपर चेक कर लेनी है कि उसका गॉज जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि नहीं। और जो मतलब 6 इसमें क्या है, कॉलम में हमें 4 लेग स्टीरअप दी हुई है। तो ये मैं ड्राइंग में आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी, लेकिन आप अभी सुनते रहिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और ये एक चीज़ जो सामने आप देख रहे हो, सबसे ख़राब जो मतलब मिस्टेक है, बड़ी सबसे ज़्यादा मिस्टेक है, वो है जो वर्टिकल वार्स हैं उनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कई जगह पे स्पेसिंग देखो 100 mm है, कई जगह पे 200 mm। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है कंस्ट्रक्शन साइड पे कि जो वर्टिकल वार्स रहते हैं उनकी स्पेसिंग बराबर नहीं की जाती है। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी पे। अगर देखो सामने अभी देख रहे हो आप, ये देखो कितनी स्पेसिंग है इसमें और दूसरे वाले बार में कितनी कम, तो ये चीज़ बड़ी ख़राब है। देखो ये आ रहा है हमारा मैक्सिमम हमारा 200 mm और नेक्स्ट वाला बार कितना आ रहा है 120। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो कंस्ट्रक्शन साइड पे देखी जाती है। इससे क्या होगा, जो स्टीरअप बैठेगा वो भी प्रॉपर साइज से फिक्स नहीं होगा, मतलब जो हमारे वर्टिकल बार होंगे उसमें हमारा स्टीरअप अच्छे से बैठेगा नहीं। और देखो एक में मतलब 100 mm कुछ मिल रहा है और दूसरे में 200 mm, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है, जो आपकी राफ्ट थी उसकी स्पेसिंग कितनी है, मतलब 150 मिल रही है, सेंटर टू सेंटर देखना होता है 150, और है कितनी ड्राइंग के हिसाब से 120, तो कितना 30 mm का, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पोर कार्ड कहता है वो कम से कम कितना 15 mm आगे पीछे चल सकता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसकी डेवलपमेंट लेंथ। सामने देख रहे हो नीचे मतलब एक 16 mm का जो बैंड किया हुआ है वर्टिकल बार, तो ये क्या होता है, जितनी आपकी कंक्रीटिंग है 500 है इसकी और नीचे 300, मतलब 50D के हिसाब से आपका LD आना ही चाहिए, मतलब डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। 300 नीचे मिल रहा है और कंक्रीटिंग इसकी यहाँ तक आई, जहाँ टेप हमारे देख रहे हो, तो ये प्रॉपर है कि नहीं, ये आपको देखना होता है मेन। और अगर यहाँ मेंशन नहीं किया हो यहाँ, तो 16D आपको एल उसका प्रोवाइड करना होता है। दूसरी चीज़, जो चेयर की स्पेसिंग प्रोवाइड की है वो प्रॉपर तरीके से की है नहीं की है, और जो मैक्सिमम चेयर की हाइट है वो प्रॉपर है, क्योंकि अगर चेयर बड़ी हो जाएगी तो जो कंक्रीटिंग होगा वो स्टीरअप मतलब ऊपर कवर अच्छे से नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर है। आप जैसे देख रहे हो कितना मिल रहा है हमें 420, मतलब 425 मिल रहा है, 500 की कंक्रीटिंग है, तो मतलब 75 mm ऊपर कवर मिल रहा है। ये चीज़ आपको देख लेनी है। दूसरा, जो पेवर ब्लॉक यूज़ किए गए हैं वो PVC के अगर मेंशन है ड्राइंग में तो PVC के होने चाहिए, कंक्रीट के हैं तो कंक्रीट के होने चाहिए। ये चीज़ आपको देख लेनी है।
और चेकिंग के दौरान देख लेना जो आपने मतलब ड्राइंग में मेंशन किया कि इस कंपनी का टाटा का स्टील है या जो भी है स्टील है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ अभी आपको देख लेनी है। अभी मैं इसकी ड्राइंग दिखा देता हूँ कि हम ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं इसकी कॉलम की और उसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो ये वो फुटिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये उसका प्लान आ गया और ये उसकी आ गई सेक्शन। मतलब जैसे प्लान में क्या दिया था मैंने बताया था ना, 16 का 120 के सेंटर से और 12 का उसका बाइंडर, मतलब दोनों तरफ से कैसे आएगा उसका। अगर हम सेक्शन काटें, ये 5 सेक्शन यहाँ प्लान से काटी हुई है। पहले देखना क्या होता है, सबसे पहले ये आपका प्लान, ठीक है। ये दो बीच में कॉलम आ गए, उनका डिस्टेंस दिया रहता है, कितना कहाँ से कितना रहेगा वो सब दिया रहता है, ठीक है। तो ये सेक्शन काटी हुई है 5, तो वो कैसे दिखती है, ये रही आपकी वो सेक्शन। तो उधर क्या कहता है वो 16 का 120 के सेंटर से टॉप एंड बॉटम, ये सरिया वो आ गया। और ये डॉटेड आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड, और वो डॉटेड के लिए क्या कह रहा है 12 का 120 के सेंटर से ऊपर और नीचे, ठीक है। ये आ गया आपका, मतलब इधर से आपको पता चल गया, ये चेक हो गया। दूसरा जो कितने 20 डाया का 16 नग आपको वो प्रोवाइड करना है उसमें स्टील, ये चीज़ आपको देखनी है। तो नेक्स्ट जो स्टीरअप था, उसका स्टीरअप के लिए जो मैं बोल रहा था 4 लेग, मतलब ये मास्टर स्टीरअप आ गया, एक आ गया, ये हुक रही उसकी, तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ और बीच में एक लिंक आ गया, तो ये हो गया। यहाँ भी दिखाया उन्होंने, एक मास्टर रिंग, 2 स्टीरअप और एक लिंक, और कितने 100 की स्पेसिंग से आपको प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ें आपको पहले ड्राइंग मतलब स्टडी कर लेनी है, उसके बाद आपको वहाँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको जाके वहाँ चेक कर लेनी होती हैं। फ्रेंड्स, आज 3 मिस्टेक्स पे बात करने वाला हूँ जो घर बनाते टाइम हर कोई कर रहा है अभी, मतलब जो गांव में कंस्ट्रक्शन हो रही है ज़्यादा वहीं देखी जा रही है, जो बिना आर्किटेक्ट के काम किए जा रहे हैं उसमें। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है, सामने आप स्टील देख रहे हो, कॉलम का स्टील है। एक तो मिस्टेक सामने इसमें क्या दिख रही है, अल्टरनेट स्टील यूज़ नहीं की है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक देख रहे हो, गैप देख रहे हो स्टील में कितना रखा हुआ है, मतलब जो लॉन्गर साइड है उसमें एक भी स्टील यूज़ नहीं किया। इसको आप अच्छे से कर सकते थे, कैसे, जो बीच के जो छोटा वाला पोर्शन है वहाँ 3 स्टील यूज़ किए हैं, इसको आप साइड पे ले लो। मतलब हमेशा ये याद रखना कि आपका जो भी कॉलम आप यूज़ करो बनाने में, मतलब घर कॉर्नर में 4 स्टील तो होना ही चाहिए और उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब सबकी स्पेसिंग बराबर डिवाइड होनी चाहिए, ये मेन चीज़ आपको देखनी है। लेकिन जो भी अभी घर बना रहे हैं उनमें क्या किया जाता है, कोई प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान नहीं देते। जो स्टीरअप का होता है उसका भी मतलब स्पेसिंग इतनी ज़्यादा दी जाती है, 200 से 300 स्पेसिंग, उसमें कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है घर बनाते टाइम कि जो आप स्टील वर्टिकल बार्स यूज़ करो वो तो एक प्रॉपर डाया का हो और उनमें बराबर की स्पेसिंग डिवाइड की होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है घर बनाते टाइम। दूसरी चीज़ जो देखी गई, मैंने देखा कि ये सामने आप एक क्या है, ये कॉलम है, और ये कॉलम कब की है, जब इन्होंने वॉल्स कंप्लीट कर ली उसके बाद कॉलम दिया। इसका कोई मतलब काम ही नहीं है, अगर आप बाद में कॉलम दोगे वो कॉलम वर्क नहीं करेगा। और दूसरा क्या है इसका, आप देख रहे हो इसका कोई मतलब वर्टिकलिटी है ही नहीं, मतलब सीधा है ही नहीं, है ऊपर नीचे ये प्रोवाइड किया, मतलब कॉलम इधर उधर घूम रहा है, कोई प्लम में नहीं है। तो इस कॉलम का कोई काम नहीं है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वॉल दो, सबसे पहले कॉलम प्रोवाइड करो, उसके बाद आप वॉल्स प्रोवाइड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि आपको पहले कॉलम देना चाहिए बाद में, ये चीज़ आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये मिस्टेक मैंने हर जगह देखी है आजकल, गांव में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या करते हैं, पहले वॉल खड़ी कर लेते हैं उसके बाद कॉलम प्रोवाइड करते हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है बाद में कॉलम प्रोवाइड करने का। और नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जा रही है आजकल, मतलब जो गांव की कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के बिना, वो क्या करते हैं, कॉलम का डिस्टेंस आप सामने देख रहे हो, एक प्लान है घर का, मतलब प्लिंथ हो गया है, इसमें क्या किया गया है कि कॉलम जो प्रोवाइड, मतलब देखो 1 2 कॉलम प्रोवाइड किए हैं। तो फ्यूचर में ये घर अभी डबल स्टोरी होना, कि जो प्लान ये बनाया गया है डबल स्टोरी के लिए बनाया है, और इसमें किया गया है 2 यहाँ कॉलम दिया है, एक साइड पे दिया हुआ, मैं दिखाता हूँ। लेकिन इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये कॉलम प्रोवाइड किए हैं। और जो हमारा थंब रूल या ऐसे भी देखा जाएगा अगर लोड के हिसाब से, तो आपको 4 या 4.5 मीटर के बाद आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है।
तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। इन फ्यूचर ये घर कोलैप्स भी हो सकता है। अगर इसमें डबल या ट्रिपल स्टोरी आया तो ये कोलैप्स गारंटी हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा 4 से 5 मीटर के बाद आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है। तो आज मैं बताने वाला हूँ 3 जो मिस्टेक्स कॉमनली देखी जाती हैं साइट पे। तो ये मिस्टेक एक तो होनी नहीं चाहिए, दूसरी अगर बाई चांस हो जाए तो इनको सही करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सामने आप देख रहे हो कॉलम है एक, मतलब वर्टिकल स्टीरअप है एक कॉलम के, वो ऐसे जॉगल किए हुए मतलब टेढ़े किए हुए हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो इसकी ग्रिड लाइन थी, सेंटर लाइन थी, उससे ये 100 mm बाहर हो गया कॉलम। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी जाती है साइड पे। तो ये होती किसकी वजह से? पोर सुपरविज़न की, मतलब अच्छे से सुपरवाइज़र ने या जो इंजीनियर रहेगा उसने अच्छे से इसका ग्रिड नहीं किया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? जैसे सामने किया, ये काफ़ी गलत तरीका है, बिल्कुल जॉगल कर देना ये बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जो इसमें लोड आएगा ऊपर से वो इजीली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो मेन क्या किया जाता है अगर फुटिंग में ऐसा हो जाए? तो ऐसे तो IS कोड कुछ कहता नहीं है मतलब इसके बारे में कि अगर ये हो जाए क्लाइंट भी होगा वो तोड़ने को कहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जहाँ आपका रहेगा वर्टिकल बार वहाँ एक्स्ट्रा वर्टिकल बार ड्रिल करके अच्छे से ग्राउंड करके आप ले सकते हो। ये भी कई साइड पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है अगर आपका यहाँ ऐसा हो जाए। जो नेक्स्ट मिस्टेक देखी जाती है कॉमनली साइड पे वो है हनीकॉम, जो हर स्ट्रक्चर में देखा जाता है। अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे स्ट्रक्चर में, मतलब कंक्रीटिंग के दौरान उसमें अच्छे से वाइब्रेशन नहीं करोगे, जहाँ जो मटेरियल यूज़ करोगे वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, जहाँ जो सेग्रीगेट मटेरियल यूज़ करोगे मतलब एग्रीगेट अलग होंगे और वो उसका सीमेंट अलग होगा, तो उसके कारण ये हनीकॉम आ सकता है। ये काफ़ी बड़ा हनीकॉम आप सामने देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहीं भी नहीं है। मतलब एक हिसाब से वीक हो गया, इसका स्टील दिख रहा है सामने, तो ये एक्सेप्टेबल कहीं नहीं है। कोई भी क्लाइंट होगा यहाँ खुद भी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कब भी कंक्रीट करो, अच्छे से वाइब्रेशन करो या वाटर रेशो अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से डालो। अगर बाई चांस ऐसा हनीकॉम आ जाता है तो इसको सही करने के तरीके हैं, मतलब उसको अच्छे से ब्रश कर लो, अच्छे से रब कर लो, उसका जो मटेरियल है ये रफ़ मटेरियल ये निकाल के अच्छे से जो मटेरियल है GP2+ ऐड करके उसका ग्राउट मटेरियल बना के अच्छे से यहाँ तो प्रेशर ग्राउटिंग कर लो, जहाँ उसको अच्छे से फिनिश कर लो। कभी भी प्लास्टर नहीं करना है। सामने आप जैसे देख रहे हो सिंपल प्लास्टर करके, मतलब जैसा मटेरियल था वही प्लास्टर करके वो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, फट जाएगा। जैसे ही फिलिंग करोगे वो थोड़े ही दिनों में निकल के उधर जो स्टील होगा उसको क्रोजन लग जाएगी। तो इसको अच्छे से रब कर लो। इसमें हमारी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया हनीकॉम को कैसे हम, मतलब कोड क्या कहता है, कैसे आपको उसको अच्छे से अटेंड करना है, वो मैंने बताया हुआ है। तो इसको बचने के यही तरीके हैं, अच्छे से वाइब्रेशन करो और सेग्रीगेटेड मटेरियल यूज़ नहीं करो। नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जाती है कि मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर जैसे आप सामने बीम देख रहे हो, ये पहले एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर है मतलब बीम है और उसके नीचे एक्सकवेशन कर रहे हैं। एक तो ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में मतलब बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उसके ऐसे डिज़ाइन नहीं किया है कि वो हवा में रहा है, वो मतलब रेस्ट ही करेगा, ऐसे उसको डिज़ाइन किया रहता है। जो भी मतलब लगभग बीम डिज़ाइन किया था, ये हमारा प्लिंथ बीम है। तो अगर बाई चांस ऐसा हो रहा भी है तो इसको वर्टिकल सपोर्ट आपको ना प्रोवाइड करनी है। कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस पर क्रैक्स आएंगे और ये फ्यूचर में फेलर होने के चांसेस रहते हैं। कि जो बीम रहता है उसका परफेक्ट बांधने का तरीका क्या है, क्या चेक करने आप बीम जब बांध रहे हैं, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि जब भी कोई भी काम स्टार्ट होगा तो पहले देखो बीम वर्क होगा और इसको बेस्ट बांधने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। मैंने देखा है साइट पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब फ्रेशर जाते हैं तो उनको वो चीज़ें भी नहीं पता होती हैं। तो वही मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और फिर एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना है। तो मैं कोई कम से कम 4-5 चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक जो बेसिक चीज़ है कि जो हमारा मेन बीम रहता है और सेकेंडरी बीम। देखो क्या है, सामने आप बीम देख रहे हो, लंबे जो कंटिन्यूस बीम, लंबा सा बीम है बड़ा साइज़ का, वो है हमारा मेन बीम। और जो हमारा सेकेंडरी बीम होगा वो हमेशा रेस्ट करेगा मेन बीम पे। ये हमेशा ध्यान देना है। ये एक मैं काफ़ी साइट्स पे देखा है ये चीज़ें कि क्या मिस्टेक ये होती है कि जो हमारा सेकेंडरी बीम पे मेन बीम डाल लिया होता है कि वो रेस्ट प्रॉपर वे से नहीं करता है। और इसका एक थंब रूल समझ लो, जहाँ छोटा मतलब स्पान होगा
वहाँ आपका मेन बीम रहेगा, मतलब ये मेन बीम आएगा, उस पे हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा। जैसे देखो ये छोटा सा है, ये हमारा सेकेंडरी बीम है, और जो सामने बड़ा बीम देख रहे हो वो मेन बीम है, और ये हमारा रेस्ट उसी पे करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप चेक करवाओ। तो ये हो गया मेन चीज़। दूसरी चीज़ एक ध्यान देनी है आपको, जब भी आप काम करवाओ, मतलब इस वे से आपको करवाना है कि क्योंकि ये जो बीम है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी स्लैब वर्क होता है तो सबसे पहले बीम बांधे जाते हैं, उसके बाद उसको डाउन करके फिर स्लैब की जाती है। तो बीम परफेक्ट वे से बंधवाना कि डाउन करते समय कोई उसमें दिक्कत नहीं आए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जैसे मैं आपको सामने एग्जाम्पल देता हूँ मेन बीम की। तो देखो वो ये सामने आप देख रहे हो हमारा स्पैन है, 2 कॉलम है, उसके बीच का स्पैन है, तो वो हमारा मेन बीम हो गया, और ये सामने जो बीम है ये उस पर रेस्ट करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये मतलब बेसिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि आप डिग्री के दौरान भी ये चीज़ पढ़ोगे, लेकिन साइड पे जाके थोड़ा पजल हो सकते हो, तो इसीलिए मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझा। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी देखो मैंने जैसे बताया पहले बीम होता है तो बीम को डाउन किया जाता है, तो कवर ब्लॉक पहले ही नीचे प्रोवाइड कर देने हैं। कि ये भी गलती की जाती है काफ़ी टाइम कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और फिर बाद में दिक्कत होती है कवर ब्लॉक डालने में, और डाले भी नहीं जाते। कई एक साइड पे लास्ट हम जब विज़िट के लिए गए थे वहाँ यही गलती की गई थी, लेकिन वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो जैसे वैसे प्रोवाइड करके कवर प्रोवाइड किया। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, पहले ही आपको कवर प्रोवाइड करना है, और स्टीरअप उस हिसाब से मतलब सेट करना है कि ऊपर स्लैब का जब सरिया आएगा 10 mm या 8 mm का, तो वो भी कवर में डिडक्ट होना चाहिए कवर के साथ। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ जो देनी है, जो लैप है, एक तो लैप लेंथ जो मेंशन की होगी कोड में या ड्राइंग में जो आपको दिया है 50D, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, LY3 पे आपका लैप प्रोवाइड होना चाहिए बीम का। अगर थोड़ा भी इसमें गड़बड़ हो तो स्लैब काफ़ी डिज़ाइन पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस होते हैं। और जो भी आपको लैब प्रोवाइड करना है वो LY3 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। इस पे मेरी वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेन चीज़, जो आपको स्टीरअप की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। मैं ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, लेकिन देखो क्या होता है, जहाँ भी LY3 जहाँ जो मेंशन किया होगा ड्राइंग में, वहाँ पे स्पेसिंग कम रहती है। जहाँ मतलब जंक्शन होते हैं, जैसे कॉलम स्टार्ट होगा वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे कम स्पेसिंग होगी, फिर ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से आपके जो ड्राइंग है उसमें समझाता हूँ। सामने आप देख रहे हो हमारा वही बीम जो मैंने आपको साइड पे दिखाया उसकी ड्राइंग है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इसमें क्या दिया है, नीचे दिखा हुआ है 8 डाया का स्टीरअप, जहाँ मेरी फिंगर है 8 डाया का स्टीरअप, 90 का सेंटर, बीच में 8 डाया का स्टीरअप, 135 का सेंटर, और साइड पे 8 डाया का 90 का सेंटर। मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ हमारा जंक्शन होगा वहाँ वहाँ हमारा कितना सेंटर होगा, कम सेंटर होगा, और बीच में हमारा ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट पे, और बीच में कम, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर पे। तो क्या किया है, इसलिए बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। और जब आप साइड पे चेक करो तो ये ड्राइंग पे सब मेंशन किया रहता है। इस पे वीडियो में लाने वाला हूँ, 3-4 वीडियो आएंगी कि कैसे आपको बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। देखो 600 यहाँ से छोड़ेंगे, 600 वहाँ से, तो फिर हमारा बॉटम एक्स्ट्रा आएगा। कि आज मैं जो चीज़ आपको बताऊँगा वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। आज मैं बताऊंगा कि प्लास्टरिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करना है कि आपकी प्लास्टरिंग वर्क एकदम परफेक्ट हो, और दूसरी चीज़ प्लास्टरिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी है, जहाँ प्लास्टरिंग के बाद ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और प्लास्टर एकदम एक्यूरेट वे से होगा, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सामने आप ब्रिक देख रहे हो, ब्रिक को जब भी ब्रिक वर्क हो रहा हो तब उस दौरान ही आपको तैयारी करनी है प्लास्टर के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ जहाँ ब्रिक लगी है वहाँ बीच में ऐसे ग्रुप जैसा बना हुआ है, ग्रुप, ये ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप नहीं होगा तो प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा नहीं और वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा ब्रिक के साथ, ठीक है। ये हो गई बॉन्ड बनाने की। लेकिन एक चीज़ और रोकती है ब्रिक को जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो है क्यूरिंग। अगर आपने प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं की है दीवार की, मतलब उसको ऐसे तो 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है आपको, लेकिन उसको क्यूरिंग तब तक करना है कि वो पानी सोखना बंद कर दे। मतलब आपको कैसे चेक करना है, आपने पानी पाइप ली, पानी मार रहे हो आप और वो पानी नीचे पहुंच रहा ही नहीं है, मतलब अंदर ही सोखती जा रही है ब्रिक,
तो वो अभी भी ब्रिक को पानी चाहिए, तो उसको तब तक पानी आपने क्यूरिंग करनी है तब तक वो पूरा पानी सोख ना ले। 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है प्लास्टर से पहले। ये पहली टिप हो गई हमारी कि एक तो ग्रूव प्रॉपर वे से होना चाहिए, जहाँ नहीं तो झाड़ू मार लो अच्छे से, उस पर झाड़ू से भी कर सकते हो जहाँ ग्रूव बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी क्यूरिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए, ये हमारी पहली शर्त है अगर आपका प्लास्टर अच्छा होगा। दूसरी में मैं आता हूँ, सामने आप देख रहे हो एक तरफ ब्रिक वर्क है, एक तरफ है हमारा कंक्रीट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब भी आप प्लास्टर करोगे इसमें आपको चिकन मैश लगानी है, मतलब जो जिसमें हम मुर्गा वगैरह रखते हैं, आपने देखी होंगी वो जाली जो लगी होती है, वो जाली आपको मतलब 4-4 5-5 इंच दोनों जॉइंट पे आधी आधी डाल देनी है, मतलब 3 इंच इस तरफ आ जाए, 3 इंच उस कंक्रीट पे आ जाए, तो उस पे हमें वो चिपका देनी है कि बाद में क्या हो, जब भी आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर अच्छे से उस एरिया में हो जाए। ये नहीं हो कि वहाँ क्रैक बन जाए, एक दरार जैसी बन जाएगी, वो बड़ी ख़राब भी दिखती है और वो मतलब बाद में जाके डिटोराइड मतलब प्लास्टर आपका ख़राब होने लग पड़ेगा। देखो जहाँ जहाँ आपको कंक्रीट होगा ना, कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट जहाँ भी होगा ना, वहाँ आपको चिकन मैश लगानी है। ये दूसरी शर्त है हमारे अच्छे प्लास्टर की, अगर आपको अच्छा प्लास्टर चाहिए। देखो इसको मैं दूसरी में ही गिनूंगा, जो कंक्रीट का सरफेस है उसको रफ कर देना है, मतलब उसमें एक तो बोलते हैं हम, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूँ उसको बोलते हैं हम हाकिंग। हाकिंग क्या होता है, मतलब किसी भी औजार से किसी भी तेज जो होगा थोड़ी यहाँ शार्प एज से उसको हम टाँचा मार देते हैं, मतलब उसको निशान बना देते हैं, रफ बना देते हैं सरफेस को। अगर वैसा नहीं करना है, जैसा आपको कंक्रीट सरफेस होता है तुरंत उसको रफ कर दो कि बाद में उस पर प्लास्टर चिपक जाए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब उस पर हाकिंग अगर मैं टेक्निकल जो इंजीनियर कोई देख रहा होगा तो आपको हाकिंग प्रोवाइड करवानी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो जहाँ अपना घर बना रहे हो तो वहाँ हाकिंग आपको प्रोवाइड करनी है। 2 जगह आपको हाकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक तो आपको छत हो गया, सामने आप छत देख रहे हो, अगर वो उसमें शटरिंग हुई है, फट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, प्लेट्स नहीं है, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा तो प्लास्टर आपका टिक जाएगा। लेकिन कहीं जगह वो नहीं होता है तो आपको वहाँ क्या करना है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब सरफेस को रफ करना है प्लास्टर के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये मैं आपको कहूँगा। और सामने आप देख रहे हो जो ब्रिक वर्क हुई है, ऐसा ब्रिक वर्क होना चाहिए कि उसमें रफ सरफेस हो, ग्रूव बने हुए हों। ये चीज़ें आपको प्लास्टर से पहले होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करवाता हूँ, क्या था, एक था हमारा क्यूरिंग प्रॉपर वे से करनी है, दूसरा आपको चिकन मैश प्रोवाइड करनी है जो भी कंक्रीट सरफेस होगा, तीसरी आपको रफ सरफेस रखनी है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है। ये तीनों शर्तें होगी। अगर हाकिंग और क्यूरिंग जहाँ आपको चिकन मैश के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैं वीडियोस डाल चुका हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हो। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। अभी हम बढ़ते हैं प्लास्टर करते दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। जब प्लास्टर करेंगे हम तो सबसे पहले नीरू बनाना है, जिसे हम स्लरी बोल लो, नीरू बोल लो, या सिर्फ सीमेंट की पेस्ट बोल लो। क्या करना है, किसी भी जग वगैरह में जहाँ कोई भी बाल्टी वगैरह में सीमेंट डाल देना है आपको। जितनी दीवार करनी है उसी हिसाब से डालना है, वो आप रेशो बना लोगे कि स्लरी बना लेनी है। सीमेंट को घोल लेना है पानी में अच्छे से, और थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा रेत डालना है, ज़्यादा नहीं। उसको आपको पहले उस पर दीवार पे छाड़ लेना है, मतलब पानी की तरह मार लेना है। जब भी जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है उसी 1 मिनट पहले उस पर नीरू बना के मार लेना है, मतलब जो हम करते हैं। उससे क्या होगा, वो जो प्लास्टर उसके ऊपर करोगे ब्रिक पे, वो अच्छे से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब अच्छे से चिपक जाएगा दीवार पे, अगर आपने नीरू या स्लरी पहले दीवार पे मारी हुई है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी प्लास्टर करोगे तो पहले आपको स्लरी मार देनी है दीवार पे पूरे, मतलब सीमेंट की पेस्ट जब पानी में घोल के, जैसे हम कोई भी लिक्विड फॉर्म में, वो आपको दीवार पे मार देनी है, उसके बाद प्लास्टर करना है। अभी बात करते हैं हम वाटर जो रेशियो रहती है, आपको कौन सा प्रपोर्शन डालना जो बेस्ट है मतलब प्लास्टर के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अच्छे से सुनना, अच्छे से मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि आपको क्या मिक्स रेशियो डालनी है, मतलब कितना सीमेंट और कितना रेती डालना है। ये 2 चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगा, आपका पैसे भी बचेंगे। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अंदर में जो प्लास्टर करना है आपको, अंदर का प्लास्टर करना है, उसमें आपको रेशियो डालनी है 1:6, मतलब 1:4 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी डालनी है, 1:6। 1:6 क्या हो गया, एक आपको सीमेंट की रेशियो डालनी है, 1 बैग सीमेंट डालोगे तो 6 बैग आपको जो रेती के वो डालने हैं, सैंड डालनी है। मतलब जो भी आपने सांचा या कुछ भी बनाया होगा प्लास्टर के लिए, तो एक वो डब्बा सीमेंट डालोगे तो 6 डब्बे आपको क्या डालनी है, सैंड। ये हो गया इंटरनल प्लास्टर। और जो उसकी थिकनेस रखनी है आपने 12 mm से 15 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है, ये चीज़ आप ध्यान देना। जब वो होता है कि जब
राइट एंगल में हमें दीवारें करनी पड़ती हैं, तो उसमें कभी कभार ज़्यादा जाता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका 12 mm या 15 mm से ज़्यादा उसमें प्लास्टर नहीं जाना चाहिए इंटरनल में। अब आते हैं सीलिंग जो हमारी होती है, सीलिंग में क्या ध्यान देना है आपको, आपकी जो रेशो लगानी है आपको वो लगानी है 1:4, मतलब 1 रेशो का सीमेंट 4 रेशो आपकी सैंड, मतलब 1:4 हमें सीलिंग में लगानी है। और हमें प्लास्टर कितना करना है उसमें 8 से 12 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टर उसमें नहीं करना है, मतलब इतनी थिकनेस रखनी है। ज़्यादा रखोगे वो क्या करेगा बाद में इन फ्यूचर अगर बाई चांस स्लैब लगी कोई कुछ मतलब डैमेज हुई वो नीचे गिर जाएगा पपड़ी बन के, तो 8 से 12 mm आपको रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल वाल, जो हम बाहरली दीवारें होती हैं उस पर हमें कितना रखना है, उस पर हमें रखना है 20 mm का प्लास्टर। मतलब अगर 20 mm रखोगे बाई चांस बाद में बारिश भी पड़ी तो वो जो दीवार ब्रिक होगी ईंट होगी वो अंदर पानी ना सोके, इसलिए हमें 20 mm उसमें रखना ही रखना है। उसमें क्या करना है 2 कोट मारने हैं आपको। अगर पैसा बचाना है मतलब सस्ता करना है काम, तो फर्स्ट कोट जो मारना है आपको वो 12 mm का कोट मारना है, उसमें रेशियो रखनी है 1:6, ठीक है। और जो सेकंड कोट मारोगे आप उसमें आपको रेशियो रखनी है 1:4 और वो 8 mm का आपका कोट होना चाहिए। मतलब टोटल आपको 20 mm का उस पर कोट मारना है, ये ध्यान देनी है आपको एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में। और चीज़ क्या ध्यान देनी है, जब आप बाहर में पेंट करो तो पॉसिबल हो तो वाटर प्रूफिंग का आपको एडमिक्सचर डाल देना है, सस्ता मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है वो। 300 mm एक बैग में आपको डालना है। उससे क्या होगा आपका पानी अंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब प्लास्टर पानी नहीं सोखेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो हमारा प्लास्टर मतलब जो सैंड होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो क्या करती है बारिश पड़ेगी वो पानी सोखेगी अंदर को। तो वो चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा प्लास्टर यूज़ करना है कि जो पानी सोखे नहीं। दूसरी चीज़ वाटर प्रूफिंग में बोलता हूँ मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा लेकिन वो सेफ़ रहेगा फ्यूचर के लिए कि आपका कोई भी बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए वाटर प्रूफिंग आपको ऐड कर लेना है उसमें। एक चीज़ मिस्टेक की जाती है, देखो जब भी प्लास्टर करवाते हो आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ आपकी बाद में टाइलिंग होने वाली है, मतलब आपकी बाथरूम में टाइलिंग होगी या टॉयलेट में टाइलिंग होगी या वार्डरोब वगैरह, जहाँ भी आपको बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है वो एरिया आपको रफ़ करवा लेना है। इसमें क्या होता है तब भी रफ़ नहीं करते हैं, बाद में भी रफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है तब हेयर लाइन क्रैक पड़ने के चांसेस भी होते हैं कि छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं प्लास्टर में बाद में करते जब हम। तो एक चीज़ और होता है, अगर हमने अभी नहीं की होगी बाद में खर्चा पड़ेगा करने का, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये एरिया जो है टाइलिंग के लिए ये रफ़ कर दिया गया है पहले ही, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब प्लास्टर आप करवाओ या प्लास्टर आप करवाओ। ये हो गई सब चीज़ें, मतलब प्लास्टर तक कंप्लीट हो गया। अब आती है मेन चीज़ जिस पे पूरी उसकी लाइफ भी टिकी होती है, और जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जगह देखी है मैंने, ध्यान देते ही नहीं है, वो होती है तराई या क्यूरिंग। मतलब जो आपकी प्लास्टर की तराई है क्यूरिंग है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ उसी पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉपर वे से उसको क्यूरिंग नहीं करोगे मतलब तराई नहीं करोगे 7 से 10 दिन उसको आपको तराई करनी है। जैसे मैंने ब्रिक के केस में बताया कि आपको तब तक क्यूरिंग करनी है तब तक प्लास्टर पानी सोखना बंद ना कर दे, तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। क्यूरिंग करोगे उससे क्या होगा उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, और जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है टेक्निकल वर्ड में बताऊँ मैं सीमेंट का, वो भी कंप्लीट होगा। तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये नहीं करते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और मतलब इसमें क्या होता है एक चीज़ मैं भूल गया, जो मिस्त्री वगैरह अगर आपको सफाई चाहिए आपके प्लास्टर में तो आपको क्या करना है उनके जो इंस्ट्रूमेंट रोल वगैरह होते हैं उनको चेक कर देना है, क्योंकि कई भी कभार क्या होता है वो पुराने औजार वगैरह यूज़ करते हैं, उससे सफाई कम आती है काम में। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है बीम में, देखो जो स्टीरअप होता है या रिंग बोल लो उसमें स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी है, इतनी स्पेसिंग कभी भी आपको बीम में प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर गांव में बना रहे हो 6-7 इंच ही उसमें स्पेसिंग देनी है, बाकी ड्राइंग में मेंशन होता है उस हिसाब से देनी होती है। रिंग में देखो आप सामने देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है, कई जगह 9 इंच है, कई जगह 7 इंच है, कई जगह 12 इंच कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपकी जो स्पेसिंग होगी रिंग में वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल बार है आप सामने देख रहे हो, जो स्टील बार लंबा जार है, इनमें भी बराबर होनी चाहिए। जो स्पेसिंग देखो रिंग में होनी चाहिए, रिंग में अगर आप 6 इंच पकड़ के चलो या 150 mm बोलो वो होनी चाहिए। और जो वर्टिकल स्टील होगा मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्टील है सॉरी, इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 4 सरिये हैं 400 का बीम है तो सब में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बीम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर स्पेसिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की तो वो चीज़ खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या है, सामने आप देख रहे हो जो हुक है
मतलब रिंग की जो हुक होती है उसको एक ही साइड प्रोवाइड करती है। देखो ये एक ही जगह आपको दिख रहा होगा आपके जो राइट हैंड साइड की एक ही जगह हुक उसकी आ रही है। जिन्होंने काम किया साइड पे उनको तो ये चीज़ थोड़े दिमाग में आ गई होगी, लेकिन क्या होता है ये कभी भी हुक जो होती है बीम की वो एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए, वो मतलब उसको अल्टरनेट करना होता है। मैं आगे दिखाता हूँ अल्टरनेट मतलब क्या है। देखो ये सब आगे तक देखो एक ही साइड हुक है, सब एक ही जगह हुक, एक खराब चीज़ है, गलत चीज़ है। और बीच में जो सरिये, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की बात की कि डिस्टेंस भी दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है उसमें ज़्यादा है और बीच में साइड साइड में कम कम। इसको मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ, पहले साइड पे देख लो आपको क्या चीज़ है। देखो आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा होगा हुक एक तरफ हो गई है सब, बीच में कोई हुक नहीं है। और क्या हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस चीज़ को आपको इग्नोर करना ही करना है। मतलब ये चीज़ कभी भी साइड पे नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो वो वहीं से इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अभी जैसे मैं बोल रहा था एक तरफ हुक है, दूसरे ऐसे इसको दिखाना हो अल्टरनेट कैसे करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देख रहे हो इसमें क्या है, ये बीम है जो एक तरफ हुक है इस साइड है और उसी के दो मतलब हुक अल्टरनेट की है, कभी इस साइड हुक है कभी उस साइड। ये देखो ये एक हुक यहाँ पे है दूसरी उस साइड है, मतलब आगे पीछे हुक कर देंगे। इससे क्या होगा, सब जो हॉरिजॉन्टल बार होगा सरिया होगा उसको हुक जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं, यही काम होता है। देखो सामने आप देख रहे हो हुक सब आगे पीछे की गई हैं। ये चीज़ इग्नोर की जाती है साइड पे, लेकिन आपको ध्यान देनी है। अच्छे इंजीनियर का यही काम है, ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको ये साइड पे आपको चेक करके अच्छे से प्रोवाइड करनी है। ये देखो सब जगह हुक आगे पीछे हो गई है। और जैसे हमने पिछले बीम में देखा क्या था, एक ही लाइन पे वो सब हुक प्रोवाइड किए थे। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी वो बताई थी स्पेसिंग, मतलब ये जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये रिंग है हमारा और ये बीम को मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये रिंग की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच 150 mm बोलो इतनी आपको रखनी है। और हुक जो हुक क्या होती है, हुक ये जो स्टीरअप होता है हमारा, ये चीज उसकी हुक होगी, आपने देखा होगा ऐसे निकाला होता है जो, ये एक ही साइड प्रोवाइड की है, ऐसे 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 थी ये साइड पे गलती की जाती है, क्रॉस है। आपको प्रोवाइड कैसे करना है, देखो एक ये आ गई, दूसरी इस साइड हुक होनी चाहिए, इधर नहीं, फिर इधर आ गई, फिर इधर नहीं, इधर हुक होनी चाहिए। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे अल्टरनेट करना होता है। अगर 4 लेग रिंग है मतलब एक हुक, देखो उसमें 2 रिंग होंगे, एक की हुक यहाँ आ गई, फिर यहाँ घुमा लेना, फिर आगे लेगी यहाँ कर लेना, मतलब आगे पीछे उसकी हुक होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देनी है। अभी बात करता हूँ मैं अगली गलती की। अगली गलती क्या की जाती है, देखो बड़े बड़े जो बीम होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरिया होता है। टेंशन जोन में हो गया, ज़्यादातर टेंशन जोन में सरिया देखे जाते हैं या सपोर्ट पे। तो नीचे आप देख रहे हो टेंशन जोन में 3 लेयर का सरिया है और कई जगह पे क्या किया होता है एक साइड मतलब एक साथ प्रोवाइड कर दिया होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें पिन प्रोवाइड करनी है। मतलब वो जो छोटा सा बार देख रहे हो आप, स्पेसर बार बोल सकते हो, स्पेस देनी है उन सरिये में कि उसमें अच्छे से कंक्रीट घुस जाए, उसमें कंक्रीट जो एग्रीगेट रहते हैं बड़े बड़े जो कपची बोल लो, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए और अपना मतलब बॉन्ड अच्छे से बना दे। इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो वो स्पेसर बार है, वो जहाँ 2-3 लेयर आएंगी, मैं ड्राइंग दिखाता हूँ इसके, उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कई जगह। ये जो स्पेसर पड़े हैं इनको बीच में आपको 1-1 मीटर के बाद प्रोवाइड कर देना है, जितना मर्जी लंबा आपका बीम हो। इसकी मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, उसमें कैसे मेंशन किया होता है। देखो इसमें क्या है, उन्होंने दिखाया आपकी बीम की सेक्शन है, जो नीचे वाला बार होगा उसके ऊपर स्पेसर बार आएगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर में सरिया आएगा उसमें स्पेसर आएगा। जितने लेयर में सरिया आएगा उतना स्पेसर होना चाहिए। और स्पेसर का मिनिमम डाया क्या रखना है आपके पिन का, जितना आपका एग्रीगेट का साइज होगा उससे 10 mm ज़्यादा, जहाँ जो आप मैक्सिमम सरिया यूज़ कर रहे हो उतने का पिन उसमें यूज़ आपको करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, साइड पे इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। देखो जो हुक होती है हमारे बीम की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो स्टीरअप हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं साइड पे, या तो प्रॉपर हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं, छोटी हुक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ क्या करते हैं उसको सीधा रख देते हैं। तो आपको प्रॉपर हुक प्रोवाइड करके अल्टरनेट उसको करना है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि हुक कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हुक जो फंसा रहा है इसकी हुक बराबर है, ये 100 mm भी है
और प्रॉपर वे से उसको हुक बनाया भी है। कई जगह बेंड नहीं किया जाता, इसको सीधा रख देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल पे पार्ट पे आता हूँ, उसमें काफी चीजें आपकी क्लियर आप काफी टाइम पूछते रहते हो जॉब के लिंक वगैरह, तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगे। जॉब सेक्शन में इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जो चल रहा है हमारा। देखो हुक की बात की थी, देखो ये रिंग हो गया हमारा, या स्टीरो बोल लो, ये आ गया हुक। इसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, मतलब यहां से यहां तक कितना होनी चाहिए, 10D आपको रखनी है। मतलब अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हो, स्टीरअप में ज्यादा 10-8 का सरिया यूज किया जाता है, तो 10D है, 10x10 100 mm आपकी ये होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक 100 mm। अगर आप 8 mm का सरिया कर रहे हो तो 80 mm आपका ये होना ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। और कई जगह क्या किया जाता है, मैंने कॉलम में भी जैसे बताया था कल, इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब इसका ये सरिया ऐसे कर देते हैं सीधा, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। इसका कुछ काम ही नहीं है ये सरिया, मतलब अगर ये सरिया है, अगर इसको ऐसे ऐसे पकड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं है। अगर सीधा रखेंगे तो वो एंकरेज उसको नहीं मिलेगी स्टील बार को। तो हमेशा आपको हुक एक तो 10D के हिसाब से 100 mm प्रोवाइड करनी है, 10 mm का सरिया है। दूसरा, उसको बेंड प्रॉपर बेस से 135 डिग्री करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं करते हैं कि हमारा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देख के ही किया होता है। तो आपको हमेशा बेंडिंग करवानी ही करवानी है। मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं ये। नेक्स्ट जो मिस्टेक की जाती है, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। देखो गांव में क्या किया जाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कुछ मतलब दिया ही नहीं जाता। कुछ मैं तो समझता हूं कि जो टेक्निकल नहीं उनको नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज उधर बतानी है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका कंप्रेशन जोन होगा ऊपर, नीचे टेंशन जोन बीच में न्यूट्रल आ गया। तो हमेशा सरिया क्या रहता है, टेंशन जोन में मैक्सिमम दिया जाता है, क्योंकि टेंशन वहां आने वाली है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टील हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होगा वो उसकी टेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंप्रेशन जोन में अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताता हूं क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। तो गांव में क्या किया जाता है, दोनों जगह बराबर स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर में सिंपली सपोर्टेड में ऊपर में ज्यादा सरिये डाल देते हैं, नीचे में 2 सरिये डाले होते हैं। तो उसका फन क्या है भाई, कुछ नहीं है। उसको हमेशा क्या होता है, टेंशन जोन में आपका स्टील हमेशा ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका नीचे 3 आप 16 का सरिये डाल रहे हो टेंशन जोन में, ऊपर आपका 2 12 के सरिये होंगे, चलेगा, जहां 2 16 के चलेगा। ये डिजाइन पे होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बताने का जरिया बता रहा हूं कि हमेशा टेंशन जोन में ज्यादा सरिया होता है और हमारा कंप्रेशन जोन में ज्यादातर कम सरिया होता है। बराबर भी होता है कई जगह जो केसेस रहते हैं, लेकिन ये चीज आपको एज ए थंब रूल पकड़ के चलनी है कि नीचे हमारा ज्यादा होता है। और एक चीज जब आप करते हो, मतलब कैंटिलीवर बीम, चलो मैं कैंटिलीवर की बात करता हूं, उसमें आपका क्या होता है, ऊपर होता है उसका टेंशन जोन, नीचे होता है उसका कंप्रेशन जोन। इस केस में क्या होता है, ऊपर ज्यादा सरिया होता है। मतलब ऊपर अगर हम 20 के 4 सरिये यूज कर रहे हैं, नीचे आप 2 20 के प्रोवाइड करोगे, चलेगा। लेकिन इसमें आपका उल्टा केस होता है। ये चीज निगलेक्ट कर दी जाती है कि काफी जो सिविल इंजीनियर भी होंगे, साइड इंजीनियर, उनको भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें याद रखना, जो आप स्टीरो प्रोवाइड करते हो वो उल्टे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हुक आपकी कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए। होता क्या है, देखो ये जो बीम है, अगर इस पे लोड पड़ा, ठीक है, तो इसको लोड, जब ये पॉइंट लोड पड़ा, अगर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन होगी इसकी, नीचे वाला आपका ये जोड़ है, मतलब ये खींच रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब खुल रहा है, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर हो गया हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो हुक किस साइड चाहिए, जिस साइड यहां, मतलब अगर हुक होगी, आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ये कैसे, ये हुक है, तो अगर खींचे, जो चीज ये खींच रहा है यहां से, तो हुक खुलने का कोशिश करेगी। अगर उसको आपने ऐसे बंद किया होगा तो वो पकड़ के रखेगी, अगर वो ऐसे होगा तो हुक टूट जाएगी और बीम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुक होती है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा यहां सरिया प्रोवाइड किया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा यहां, तो हमेशा शीयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। और बट एक्स्ट्रा कहां बीम में प्रोवाइड करना था, एक तो ऊपर सपोर्ट में और बॉटम में, इधर इस जगह पे सेंटर में। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं। सामने आप कॉलम देख रहे हो, सर्कुलर कॉलम है, लेकिन इसका स्टीरअप का आप देख रहे हो कि स्पेसिंग कितनी दी है, कम से कम 1 फीट स्पेसिंग इसमें दी है। तो ये फ्यूचर में टिकेगा ये कॉलम? कभी नहीं। और अगर हम दूसरे कॉलम के पास जाएं, उधर देखेंगे उसमें क्या गलती की गई है। देखो रिंग का तो यहाँ भी गलती वही सेम है। और देखो जो इसमें नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं वो ठीक हैं, 6 मिनिमम आपको बार कितने प्रोवाइड करने होते हैं कॉलम में, सर्कुलर में 6 नग। लेकिन जो स्टीरअप की स्पेसिंग है वो सेम है, इसमें भी ज़्यादा दी गई है, 1 फीट जितनी है। और जो इसकी हुक है, जो सामने आप देख रहे हो हुक होनी चाहिए बेंड, वो हुक यहाँ नहीं दी है प्रॉपर वे से। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। एक तो रिंग भी इतने दूर है और उसमें जो सरिया था वो एक ही लेवल पे कटा हुआ था। अगर इस कॉलम की बात करें हम, तो देखो इसमें अभी ये क्या है, फ्यूचर में अभी नेक्स्ट स्टोरी बनानी है इसकी, तो लेकिन इसमें जो लैप है वो लैप दिया ही नहीं है। मिनिमम मतलब आधा फीट उन्होंने सरिया छोड़ा, इसमें लैप क्या आएगा। ये फ्यूचर में अगर बाई चांस ये अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है घर। आपको प्रॉपर वे से लैप देना है। देखो इसमें लैप के 3 सरिये छोटे हैं, 3 बड़े। अगर इस कॉलम की बात करें, मतलब पूरे मैंने घर में एनालाइज किया, काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखी मैंने इसमें। देखें ना रिंग प्रोवाइड किया, ना पोजीशन है सरिये की, 3 सरिये। चलो इसमें क्या है, लैब प्रॉपर वे से है, मतलब अल्टरनेट भी है, ऊपर नीचे है, और कईयों सरियों में लैब मिल रहा है, 2 सरियों में लैब नहीं मिल रहा है, इतना एक्सेप्टेबल है। चलो 1 सरिये में नहीं मिलता तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस कॉलम की बात करें, इसमें स्पेसिंग जो दी है स्टीरअप की वो भी 200 से 300 mm है, और यो मतलब लैप है, लैप के लिए भी कोई जगह नहीं है। सेम हर कॉलम में ये किया गया है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब भी आप घर बनाओ ये चीज़ देनी है आपको, जो उसमें आपको स्पेसिंग रखनी है रिंग में, वो 7 इंच जितनी मैक्सिमम रखनी है। देखो एक चीज़ इसमें है, आप देखना, जो इनमें कॉलम का डिस्टेंस है बीच बीच में वो 4.5 मीटर का है। और आपको कभी भी कॉलम प्रोवाइड करने हो 4.5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा कभी भी उनके बीच की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इस कॉलम की बात करें तो इसमें भी सेम वही स्टीरअप वाला हाल है। मतलब ये कॉलम है 250 बाय 300 mm का कॉलम, लेकिन इसमें जो सरिया सब एक लेवल पे कटा हुआ, और ये कॉलम नेक्स्ट स्टोरी के लिए जाने वाला है। तो ये फ्यूचर में कॉलम टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरी घर को लेके। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ हैच बीम। सामने आप देख रहे हो जो हैच बीम, थोड़े दिन पहले मैंने इस पर वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो। हैच बीम ये होते हैं जो फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मतलब स्लैब के दौरान ही प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वर्टेड बीम रह गए हैं। क्यों ऊपर रखे हैं, बाद में जब फ्लोरिंग होगी इसी लेवल पर फ्लोरिंग कर दी जाएगी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड दी जाएगी घर को। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है डोवेल्स बार। सामने आप देख रहे हो डोवेल्स बार क्या होते हैं। ये रहे डोवेल बार, जो सरिया एक्सटेंड किया होता है कि फ्यूचर में आपको कभी उसमें कुछ एक्सटेंशन करनी हो स्लैब में, जैसे स्लैब में यहाँ स्लैब बनने वाली है और एक सीढ़ी भी आने वाली है, तो सीढ़ी के लिए एक्सटेंशन किया है, और इस तरफ भी इस घर को सीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए हम डोवेल्स बार निकाल के रख देते हैं। अगली चीज़ क्या है, देखो सामने आप एक एलिवेशन देख रहे हो, साथ में लेके वहाँ वुडन की फट्टियाँ जो बोलते हैं फट्टी, वो फंसी हुई है। ये ख़राब चीज़ है, इसको निकालने में एक तो लेबर जाएगी आपकी, दूसरी अगर बाई चांस ये प्लास्टर में रह गई, यहाँ सीपेज होगी, आपका सीलन दिखेगा, वहाँ पे धीरे धीरे प्लास्टर नीचे गिर जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ ख़राब की गई है, वो है कच्ची शटरिंग, मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर शटरिंग की हुई है। मिट्टी की जगह, मतलब गैप किससे भरे हुए हैं, मिट्टी से। और कभी जब प्लास्टर किया जाएगा, अगर इसको ध्यान से नहीं किया, मिट्टी रह गई, तो प्लास्टर वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टेक बताऊंगा, 9 मिस्टेक ऐसी बताऊंगा जो हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है, लेकिन उसको सुधारने का तरीका कम ही पता होगा। तो आज ऐसी 9 मिस्टेक मैं आपको दिखाऊंगा भी, होती कैसे है, क्यों की जाती हैं, और उनको सुधारने का तरीका भी बताऊंगा। काफ़ी अच्छी वीडियो है, कंप्लीट देखना, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसमें से आपको मिलेगा, क्योंकि इस साइट पे जब जाओगे ये चीज़ें आप फेस करने वाले हो, गारंटी। सामने जो पहली मिस्टेक देख रहे हो, क्या हुआ है, जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा। जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस
उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे डालते हैं और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, यहां तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा, तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये 2 हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये 2 ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं है, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर का लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के, टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का, लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखने हैं और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारा इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिया, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा यहाँ तो वहाँ कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सरिया रहता है उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है और
प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहाँ मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर क्या छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो, आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको। इसमें क्या है, देखो ये जो किया है, इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसको सही करने का तरीका मैं वीडियोस 3-4 वीडियोस इस पे डाली, आप देखो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इसको प्रॉपर वे से सही कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज बताने वाला हूँ। जो 10 मिस्टेक की जाती हैं कॉलम बांधने में, कॉलम का काम करने में, सब मैं आपको आज बताऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, वो वीडियो आज की होने वाली है हमारी। देखो क्या किया जाता है, साइड पे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं कॉलम के करने के दौरान, तो उन्हीं में से जो मेन 10 गलतियाँ हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो गलती की जाती है वो की जाती है सेंटर लाइनिंग में ही। मतलब प्रॉपर वे से लाइनिंग नहीं की जाती है, जहाँ कॉलम आना चाहिए वहाँ कॉलम नहीं डाला जाता है, थोड़ा बहुत मतलब 2 इंच 3 इंच आगे पीछे कॉलम कर दिया जाता है। तो वो गलती इतनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है कि कॉलम आपको निकालना पड़ सकता है वहाँ से, क्योंकि क्या होगा इन फ्यूचर वहाँ दीवार आने वाली होगी, जहाँ वहाँ कुछ दूसरा स्ट्रक्चर होगा, तो वो क्लैश कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, उस कॉलम को निकाल देते हैं, या जो भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। तो कभी भी जो सेंटर लाइनिंग करनी है कॉलम की, वो प्रॉपर वे से करनी है। मैं बोलता हूँ ड्राइंग 1 नहीं 2 बार देखो, लेकिन आपकी जो सेंटर लाइनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, सामने आप देख रहे हो कॉलम की सेंटर लाइनिंग गलत होने से के कारण क्या हुआ, पूरा मतलब ये जो सामने कॉलम है ये निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। इतना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, कभी कभार तो पूरी तोड़ने भी पड़ सकते हैं कॉलम, ये चीज़ भी काफ़ी रिस्की हो सकती है। और मोस्टली मैंने हर जगह देखा है, काफ़ी बड़ी साइट भी देखी हैं, जहाँ इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, जो वर्टिकल बार होते हैं, जैसे आप सामने सरिया देख रहे हैं, उसको मोड़ देते हैं। ये सामने दोनों आपने देखी होंगी वीडियो, सरिया पूरा मोड़ दिया था। इस सरिये का कोई काम नहीं रहा। बाद में क्या होगा, लोड पड़ेगा, ये प्रॉपर वे से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि ये सरिया बेंड कर देना है। इसका वीडियो एक मैंने डाला हुआ है, पहले देख सकते हो कि प्रॉपर वे से कैसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये गलती हो जाए तो कभी भी बेंड नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती की जाती है साइड पे। और हो सके पॉसिबल हो उस कॉलम को निकाल के आप फेंक दो और दूसरा कॉलम वहाँ कास्ट किया जाए। खर्चा बढ़ेगा, लेकिन सेफ्टी को लेके आपको चलना पड़ेगा। और जो अगली गलती देखी जाती है साइड पे, वो की जाती है बेंडिंग के दौरान। ये काफ़ी कम आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि जो सामने आप बेंडिंग मशीन देख रहे हो, वो मैंड्रिल है, जो बीच में आपको दिख रहा होगा, वो बड़ा गोल शेप का, सर्कुलर शेप का, वो गलती की जाती है बेंडिंग के दौरान। क्या की जाती है, प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ नहीं किया जाता है। इसका भी एक IS कोड ने दिया हुआ है कि आपको हर स्टील का प्रॉपर वे से बेंडिंग करना है। उससे क्या होती है, उसके मतलब जब देखो बाई चांस आपने देखा होगा, जो कॉलम रहते हैं नीचे L दिया होता है, उसका जो डेवलपमेंट रहती है L होता है, फिर वो कॉलम का बार ऊपर खड़ा होता है। अगर आपने प्रॉपर वे से वो L नहीं दिया होगा तो प्रॉपर वे से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सरिया नीचे से मतलब टूट सकता है जब लोड पड़ेगा। और जब बेंडिंग कर रहे होते हैं, अगर हम मैंड्रिल यूज़ नहीं करेंगे तो बेंडिंग के दौरान ही बेंड में क्रैक पड़ जाते हैं, वो किसी काम का
सरिया नहीं रहता है नीचे से। तो इसीलिए आपको जो मैंड्रिल यूज़ करना है हमेशा बेंडिंग के दौरान, जैसे एल मारते हैं कॉलम के स्टील को, तो ये करना है 8D के हिसाब से। 8D के हिसाब से मतलब जब भी कोई भी स्टील हो, मतलब एग्जाम्पल लूँ मैं, 8 mm का सरिया मोड़ रहे हो, 8D हो गया, 8 × 8 जितना आएगा उतना मैंड्रिल आपको यूज़ करना है। अगर मतलब आपका है 25 mm का सरिया, तो 25 × 8 कर देने हैं आपको। मतलब जिस mm का भी सरिया यूज़ करोगे आप, बाई चांस 10 का करते हो, 10 × 8 80 mm का मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। वैसे ही आपको हमेशा मैंड्रिल यूज़ करना है। बेंडिंग के दौरान प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। आप सामने देख रहे हो जैसे बेंडिंग की जा रही है, तो वो मैंड्रिल होना चाहिए। जैसे ये हमारा 12 mm का सरिया है, तो 12 × 8, तो जो भी आएगा उसका मैंड्रिल हमें यूज़ करना होता है। देखो, जो अगली मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं समझा सकता, मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ क्या की जाती है। थर्ड मिस्टेक जो की जाती है साइड पे, वो है हमारा लैपिंग देना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, कि मतलब गांव में तो ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते इस चीज का कि लैपिंग आपको कहाँ देनी चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूं नीचे से, क्योंकि हमें लैपिंग की जरूरत पड़ती है दूसरे फ्लोर में या तीसरे फ्लोर में। तो दूसरे में देखो, यहां से हमारा फाउंडेशन मतलब कॉलम स्टार्ट हुआ। ये पहले फ्लोर में तो हमारा सरिया चला जाता है, 5 मीटर या 6 मीटर का सरिया दिया जाता है, तो वो निकलता है दूसरे फ्लोर पे। ठीक है, ये पहली स्लैब आ गया, मतलब नीचे से कॉलम निकला, पहली स्लैब में से यहां निकल गया। तो हमेशा आपको लैब कहां देना है? हमेशा सेंटर में। ऐसे तो निकाला जाता है कि कहां उसकी बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो उसी हिसाब से लैब दिया जाता है। लेकिन आपको एक चीज दिमाग रखनी है कि ज्यादातर क्या होता है, कॉलम का जहां सेंटर होता है, मतलब दोनों स्लैब का, अगर ये 3 मीटर है, ठीक है, तो इसका नीचे से 1500 यहां सेंटर आ गया। मतलब अगर यहां पकड़ू मैं 1500 तो लगभग यहां सेंटर आ गया इसका। ठीक है, सेंटर यहां आ गया, तो सेंटर से आपको हमेशा लैप देना है, मतलब सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, जो भी लैप आएगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, इसीलिए जो वो होता है नीचे आपका 1500 छोड़ के ही साइड पे लैप दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लैप 2 कॉलम का, मतलब लैप होता क्या है, जहां आपका नीचे का बट ये सरिया नीचे से कंटिन्यू आ रहा है, ऊपर इसको एक्सटेंड करना है आपको, तो वहां लैप दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो लैप देना है वो हमेशा आपके सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें जो आप वर्टिकल लैप दो, उसमें आपको जोगल प्रोवाइड करनी है, ये ध्यान देना। कई जगह क्या किया जाता है, ये बार आया नीचे से स्टील बार, और ऐसे ही लैप कर देते हैं उसके, मतलब उसके ऊपर ऐसे ये लैप कर दिया, ऐसे बांध दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा बेंड दे देना है, उसको हम बोलते हैं जोगल। तो आपको जोगल देना है। क्या होगा इन फ्यूचर, अगर ऊपर से लोड पड़ेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा, इससे इजिली वहां लोड ट्रांसफर हो जाएगा और नीचे चलेगा। इसमें क्या होगा, अगर लोड पड़ेगा या स्लिप करने के चांसेस होते हैं, ये कॉलम को तोड़ सकता है। तो हमेशा आपको एक तो जो लैप देना है वो आपको सेंटर में देना है, और दूसरा उसको जोगल प्रोवाइड करना ही करना है। और एक चीज ध्यान देना, जो आपको लैपिंग देनी है, मतलब लैप लेंथ देनी है, वो हमेशा कॉलम में 24D से कम नहीं दी जाती है, 24D। और 24D क्या होगा, 24 इंटू जितना आपका डाया होगा। अगर 20 का हम यूज कर रहे हैं तो जितना आएगा उतना आपका लैप होना ही होना चाहिए। 24D मिनिमम होता है। बाकी आपको हमेशा कॉलम में कितना देना है, 50D पकड़ के ही चलना है। ठीक है, अगर मतलब 20 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, 50 × 20 तो हमारा हो गया 1000, मतलब 1000 mm का लैप आना ही आना चाहिए। अगर 20 mm का सरिया है, हमेशा कितना देना है, 50D। 1000 mm का आ रहा है, और अगर हम इसको बोले 3.5 फीट आपको अगर लैप देना है, अगर फीट में हम बात करें, ये हो गया हमारा लैप का। ये तीसरी मिस्टेक की जाती है। क्या की जाती है, लैप अच्छे देते हैं, जोगल नहीं प्रोवाइड करते हैं, और लैप प्रॉपर वेस्ट नहीं होते। ये हो गया हमारी थर्ड मिस्टेक। और चौथी मिस्टेक क्या है जी की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज है हुक, जो वर्टिकल वार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल वार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको थ्योरेटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया। ठीक है, रिंग आ गया हमारा, ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी, 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया, 80 mm आपको
प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते, तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत, मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा पॉसिबल होगा वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज़ करना ही करना है, कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है, 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज़ कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है, जो भी मतलब जहाँ शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा, और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और ख़त्म नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे प्रॉपर वे से तो क्या होगा। सामने आप देख रहे हो इसमें 5 mm का भी कवर नहीं था, सिर्फ प्लास्टर से इस चीज़ को ढका गया था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसको लगा और क्रोजन पकड़ा सरिये ने, तो वहाँ से धीरे धीरे कंक्रीट मतलब जो प्लास्टर था वो छूटने लगा और सरफेस ऐसा एक्सपोज हो गया। और ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पूरी बिल्डिंग ख़राब सी दिखेगी। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो या कुछ भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो तो कवर ब्लॉक आपको प्रॉपर वे से करना है, और कॉलम में हमें 50 mm का मिनिमम कवर देना ही देना है। तो जो 6th मिस्टेक की जाती है कॉलम करने के दौरान, वो की जाती है प्रॉपर वे से स्टील बार प्रोवाइड नहीं किए जाते। आप सामने देख रहे हो, इसमें आपको गलती दिख रही होगी, क्या है, कॉलम है देखो, एक तरफ का पूरे मतलब 3 बार दिए, दोनों तरफ बीच में एक भी बार नहीं दिया, स्पेसिंग इतनी हो गया, मतलब ये कॉलम, इस कॉलम का कोई काम नहीं। अगर इस पर प्रॉपर वे से लोड, अगर दूसरा मंजिल का लोड पड़ेगा तो ये कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा जो आपको स्टील बार प्रोवाइड करना है वो स्पेसिंग के साथ होना चाहिए, सब में स्पेसिंग होनी चाहिए बराबर। अगर 4 इंच की दे रहे हो तो सब जो सरिये प्रोवाइड किए हैं कॉलम में उनमें 4 इंच की होनी चाहिए। अगर मतलब 4.5 इंच दे रहे हो, 5 इंच दे रहे हो, तो सब में 5.5, 4 या 5 इंच होनी चाहिए। तो इसको हम सही कर सकते थे, जो 3 ऐसे सरिये दिए इनमें से बीच से निकाल के उस सरिये को वहाँ प्रोवाइड कर सकते थे, तो प्रॉपर वे से सब में स्पेसिंग बराबर बन जाती। तो ये इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप करो। और आपका जो लैब आप सामने देख रहे हो ये प्रॉपर लैब भी नहीं है ऊपर। अभी बात करते हैं हम अपनी 7वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है। वो क्या की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसकी स्पेसिंग प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैंने गाँव में इतना देखा है कि मतलब उसमें 1 फीट तक स्पेसिंग दी होती है। तो आपको कभी भी 150 mm या 6 इंच से ज़्यादा मैं बोलूँ स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई भी स्टीरअप होगा या रिंग होगा। देखो आप सामने देख रहे हो, जिसमें जो वर्टिकल बार है उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। मतलब एक जो ये देखो, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, और फिर उसके बाद कितना बड़ा है। तो ये फिर गलती वही की गई है कि जो वर्टिकल बार है उसमें प्रॉपर वे से स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। और अगर हम स्टीरअप की या रिंग की बात करें तो उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। देखो जो ऊपर में रिंग देख रहे हो उसमें ज़्यादा स्पेसिंग है, नीचे वाले रिंग में कम स्पेसिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉलम प्रोवाइड करो उसमें ये चीज़ नेगलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कॉलम की कि जो वर्टिकल बार हो जाए या रिंग हो जाए उनकी स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7वीं मिस्टेक। अगर मैं अभी बात करूं हमारी 8वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है, वो की जाती है जो भी वर्टिकल बार होता है, मतलब जो सीधा सरिया ऊपर गया है उसको अल्टरनेट नहीं किया होता है। आप सामने देख रहे हो कितनी बड़ी गलती की गई है। क्या किया गया है कि सरिया सब बराबर रख दिए हैं, मतलब अल्टरनेट ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है। हमेशा आपको कभी भी स्टील प्रोवाइड करना है वो अल्टरनेट होना चाहिए। और ये क्या किया गया है, इसमें
सब सरिये एक ही मतलब लेवल पे काट दिए हैं। ये काफ़ी गलती की गई थी और इसको बाद में क्या करना पड़ा, कपलर करके फिर नीचे बेल्ट करके इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी गई है साइड पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वर्टिकल सरिया मेरा अपना ऊपर नीचे होना चाहिए। एक मतलब काफ़ी ऊपर तक होना चाहिए, एक दूसरा नीचे। इसको मैं दिखाता हूँ थियोरेटिकल पर आपको। अगर मैं इसको एक फुटिंग समझू, ये हमारा एक बार गया वर्टिकल बार यहां तक, ठीक है। दूसरा जो सरिया जाना चाहिए वो इससे लंबा होना चाहिए, मतलब ऐसे। और जो ए वाला सरिया होगा फिर वो छोटा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट आपका होना चाहिए। और इनमें जो डिस्टेंस होता है वो आपका 1.5 इंटू LD होना चाहिए। मतलब इसके सेंटर से लेके इसका सेंटर जो लैप आएगा नेक्स्ट, अगर आप मैं लैप बनाऊं उधर, ये लैप आया, ये लैप आया, तो यहां इसके लैप के सेंटर से इसके लैप का सेंटर कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू डी। ये हमारा IS कोड कहता है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है, जो सरियों में ऊपर नीचे हमारे सरिये होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है जब भी आप प्रोवाइड करो। और जो नोमी मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो क्या की जाती है, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया हमारा बीम। जो इसमें डेवलपमेंट लेंथ होती है, मतलब LD होता है जो, वो प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। साइड पे क्या किया जाता है, कॉलम भर देते हैं। जहां कॉलम, ये बॉटम आ गया ना बीम का, तो यहां तक कॉलम भर देंगे। और जो ये वाला बार आएगा तो LD इतना, मतलब मैंने ये भी देखा है कि 4-4 इंच तक एंकरेज दी होती है, तो उसका कुछ काम नहीं है, वो फ्लॉप है। तो आपको हमेशा जब भी कॉलम भरना है, कास्ट करना है, आपको ध्यान देना है कि आपका LD कहां तक आता है। अगर 20 का सरिया है तो मतलब देखा जाए LD के हिसाब से तो 1000 mm मतलब हमारा बनता है, ठीक है। इस पे आप LD अगर नहीं समझ पा रहे हो कैसे निकालते क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि LD क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ। तो वो ही मैं बता देता हूं। अगर यहां से लेके आपका यहां तक 1000 mm होना चाहिए एंकरेज, ठीक है। तो आपको उतना कॉलम खाली कर रख देना है जितना आपका L नीचे जाएगा। तो ये कॉलम कास्टिंग के दौरान काफी गलती की जाती है कि कॉलम को पूरा भर देते हैं और वो प्रॉपर वे से LD मतलब सरिया नीचे नहीं जा पाता है। तो हमेशा आपको साइड पे ध्यान देना है, जब भी आप प्रोवाइड करो तो आपको उसका उतना कॉलम खाली कर देना है जितना उसका LD आता होगा। ये ध्यान रखना, ये साइड पे जाके मिस्टेक होती है। नेक्स्ट जो 10वीं मिस्टेक है वो क्या की जाती है साइड पे, या गांव में साइड पे तो चलो काफी कम की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर साइट्स होती हैं वगैरह उसमें ये गलती ज्यादा देखी जाती है, जिसमें क्लाइंट वगैरह देखने को नहीं होता है। लेकिन गांव में ये मिस्टेक बहुत ज्यादा की जाती है कि क्या करते हैं, ये अगर हमारे 6 सरिये हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें गांव में क्या किया जाता है, ये एक रिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे, मतलब ये रिंग प्रोवाइड कर दिया, ये आ गया रिंग। लेकिन ये जो 2 सरिये हैं इसको तो किसी ने पकड़ा ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा हुक प्रोवाइड कर देनी है, जहां 2 लेग स्टीरअप कर देना है। मतलब आपका कोई भी सरिया खुला नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ा होना ही चाहिए किसी ना किसी हुक ने या स्टील ने। जैसे इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर हुक आ गया, ये इधर हमने लिंक डाल दिया। और लिंक आपको हमेशा के कितना रखना है, 10D उसका रखना है। तो ये 10 मिस्टेक्स काफी साइड पे की जाती हैं। मिस्टेक्स जो हमारी साइट पे होती हैं वो 8 मिस्टेक लेके आया हूँ मैं, और इनका मैं रीज़न भी बताऊंगा और इनके मतलब ठीक करने के तरीके भी बताऊंगा। तो सामने आप देख रहे हो हमारा एक मतलब कास्टिंग हुई है जिसमें क्या हुआ है, सॉइल फेस मतलब कंक्रीट हमारा सॉइल फेस पे ही कर दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो रीइंफोर्समेंट होगी वो इससे क्या होगा, क्रोजन पकड़ लेगी या इसमें डैमेज या मतलब स्ट्रक्चर वीक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कभी भी सॉइल फेस पे आपको कंक्रीट करना ही नहीं है, मतलब वहाँ पहले शटरिंग प्रोवाइड कर लो अच्छे से, मतलब एक्सकवेट कर लो एरिया को। सामने देख रहे हो वहाँ सीधा मतलब कंक्रीट कर दिया, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है। कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है, सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब
हाइड्रा टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है। मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं। मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स की, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना, पॉन्ड कर लो जहाँ क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की। मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे कभी मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो, आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम। कोई भी मतलब दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए, प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वेनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम, उससे क्या होगा हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है, इस पर आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो वो हमेशा याद रखना, बाहर में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो 6 mm 12 mm प्लास्टर में, इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील इन्फोर्समेंट में। सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी। पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम। मतलब हमारी बकलिंग ना हो कॉलम में, उससे जहाँ स्प्रेडिंग ना हो, कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी सेग्रीगेशन की, मैंने पहले भी बात की। तो सेग्रीगेशन क्या है, हमारा जो देखो जो एग्रीगेट है वो अलग हो गया है, मतलब सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उस पर, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पे उसकी। तो हमेशा आपको वही कंक्रीट यूज़ करना है। सामने हमने कंक्रीटिंग की उसी माल से, तो क्या हो रहा है देखो एग्रीगेट अलग हो रहा है, इसमें क्या होगा बाद में हनीकॉम्ब निकलेगा और वॉइड्स रह जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बड़े हैं। अगर आप वाइब्रेटर भी करोगे तब भी इसको अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर साइज का है, सीमेंट की रेशियो प्रॉपर डाल रहे हो आप, या पानी वाटर उसमें प्रॉपर डाल रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, जैसे मतलब वाइब्रेट किया कि शटरिंग की मिस्टेक है। कभी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। फोम प्रोवाइड करो जहाँ मतलब शटरिंग अच्छे से करो तो आपकी स्लरी बाहर नहीं आएगी। अगर स्लरी बाहर आ गई मतलब सीमेंट बाहर आ गया तो उसमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है साइड पे। तो ये चीज़ आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देनी है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, स्टील सामने देख रहे हो स्टील काट दिया, मतलब कॉर्नर का स्टील का कोई लैप ही नहीं है, मतलब ये अलग है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मतलब कभी भी कॉर्नर पे जहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड, ड्राइंग में भी दिया होता है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए होते हैं, और जहाँ मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना आपको वहाँ पे लेंथ चढ़ानी होती है। तो कभी भी कॉर्नर पे स्टील कट नहीं करना है, मतलब उसका जॉइंट होना ही चाहिए। Dismantling of column. Because we dismantle it because of revision. हाइड्रा वाला सोच रहा है हम ऐसे निकाल रहे हैं, बोल रहा है रिलायंस वाला आ रहा है, रुको टेंशन ना लो। अरे अली क्यों है भाई? अली क्यों अरे अली क्यों आर्या कर दो भाई। हां